हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट 2024 जून। सभी परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार था कि नेट का फॉर्म कब आएगा। लोग हमसे क्यूरी भी कर रहे थे, लोग पूछते भी थे कि सर नेट का फॉर्म कब आएगा। तो हालांकि इसको निकले 2-4 दिन हो गए हैं, तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, वीडियो बनाना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अब की बार इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी बदलाव हुए हैं। जो देखा जाए तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, और हमें लगता है कि चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, इसमें जो चीज़ें बदलाव हुई हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मौका भी है। तो आइए हम शुरू करते हैं यूजीसी नेट 2024। इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास, मतलब ये जो फॉर्म निकला हुआ है इसके बारे में हम जानकारी बताते हैं कि क्योंकि जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे जानते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको जानकारी नहीं होती है कितना फीस लगता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, कि कितनी क्राइटेरिया है पास करने की, या फिर जो नए चेंजेस हुए हैं उनके बारे में जानकारी करना। तो आइए हम शुरू करते हैं। NTA आप जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले इसका परीक्षा CBSE कराती थी। जब हम लोग नेट पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, तो तब CBSE कराती थी। तब पेपर 3 होता था। पहला पेपर फर्स्ट, जो एक कॉमन पेपर होता था, उसमें पेडागॉगी, कंप्यूटर, GS, न्यूमेरिक तमाम आते थे। लेकिन अब उसके बाद फिर ज्योग्राफी का सेकंड पेपर और थर्ड पेपर भी ज्योग्राफी का। तो जब से NTA करने लगी तब से इसमें पेपर 2 ही हो गया। और पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया। तो पेपर फर्स्ट, ठीक है, और पेपर सेकंड अपने विषय का, जिसमें हम MA किए हैं, PG किए हैं, और पेपर फर्स्ट में कॉमन पेपर होता था, सबके लिए एक ही था। लेकिन जब परीक्षाएं कई शिफ्ट में होती थी तो उस दिन के हिसाब से अलग अलग, जिस दिन परीक्षा होती थी उस दिन सबका एक कॉमन पेपर होता था। हालांकि इसके बारे में हम सिलेबस के बारे में बताएंगे बाद में आपको। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। इम्पोर्टेंट डेट क्या है? एप्लीकेशन, आपका जो फॉर्म भरने का डेट है ये 20 अप्रैल 2024 से है। 20 अप्रैल से आपका फॉर्म भरा जा रहा है, और ये आपका जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का है ये 10 मई, ठीक है, 10/5/24, 10 मई है। इसका मतलब आपके पास लगभग 10-20 दिन टाइम बचे हुए हैं आपके फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, आप लास्ट डेट का इंतजार मत रहिएगा, क्योंकि आखिरी दिन हो सकता है साइट ना चले या कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आपको टाइम ना मिले। तो लास्ट दिन के इंतजार मत करिएगा, कम से कम आप 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है इससे एक और नुकसान भी होता है कि आखिरी फॉर्म भरने से आपका सेंटर कहीं दूर ना चला जाए। फिर भी कुछ भी हो, आप फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा। फीस पेमेंट जो करने की लास्ट डेट है आपका 11/5/24 है। 10 है अप्लाई करने की, और पेमेंट करने की फ़ीस आपका ये 11/5/24 है। ठीक है, 11 मई। और करेक्शन डेट, जो उसमें कुछ गलतियां मान लीजिए किसी की हो जाती हैं, तो करेक्शन के लिए आपका 13 से 15 तक आपका करेक्शन खुला रहेगा, 13 से 15 मई तक। ठीक, यहाँ 20 अप्रैल से अप्लाई होगा और 10 मई तक शुरू खत्म होगा। फिर उसके बाद 11 तारीख को, मतलब जब लास्ट डेट होगा उसके एक दिन बाद तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर डेट ना बढ़ी तो, अब बढ़ जाएगी कोई बात नहीं, फिलहाल अभी डेट कोई बढ़ी नहीं है। अब करेक्शन 13 से 15 मई है, और एडमिट कार्ड परीक्षा के पहले आएगा। तो एग्ज़ाम डेट कब है? 16 जून 2024। तो 16 जून के पहले आपका ये एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो 16 जून मतलब कि अप्रैल मई जून, मतलब 1.5 महीना आपके पास, 1.5-2 महीना बचे आपके पास बचे हैं, और इन 1.5-2 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी की योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता बहुत मुख्य चीज़ है, योग्यता। ठीक है, योग्यता इसमें आपको PG होना चाहिए। PG मतलब बहुत पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम जो सामान्य और OBC के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। 55% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST और बाकी PH, फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, इनके लिए
50% मार्क होने चाहिए। कहने का मतलब जो जनरल ओबीसी हैं इनके लिए 55% और बाकी के लिए 50% मार्क होने चाहिए। ठीक है, इसमें दोनों में, महिला भी पुरुष भी। ठीक, और इसमें एक चेंजेस क्या हुआ है इसमें योग्यता में कि अब की बार पहले क्या था कि पीजी 55% हो तो आप कर सकते थे नेट, और अन्यथा नहीं कर सकते थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ कि आप किसी भी एक सेमेस्टर, अगर आप जो सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं पीजी की 4 सेमेस्टर होते हैं, तो आप एक सेमेस्टर अगर परीक्षा पास करते हैं तो एक सेमेस्टर बाद आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं। फिलहाल ये चेंजेस हुआ था तो लोग ये भी कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या था कि आप एक सेमेस्टर बाद अगर आप परीक्षा देते हैं, आपका नेट क्लियर हो जाता है, नेट या जेआरएफ आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको 2 साल के अंदर आपको पीजी पास करना होगा। वो भी जनरल और ओबीसी के लिए 55% आपको अंक लाने पड़ेंगे। अन्यथा अगर 2 साल में आप पीजी नहीं कर पाएँ तो आपका वो नेट जो जेआरएफ या नेट जो क्वालिफाई किए हैं वो बेकार जाएगा, आपको दोबारा फिर प्रयास करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है अभी तक क्या था कि आप पीजी में किसी एक सेमेस्टर बाद आप फॉर्म भर सकते थे। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में कहीं भी अगर आप पास कराते हैं तो आपको 2 साल के अंदर पीजी में 55% अंक लाना अनिवार्य है, तब आपका वो सर्टिफिकेट मार्कशीट मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। अब नए चेंजेस क्या हुए हैं कि अब पीजी तो ही है, अब 4 वर्षीय जो स्नातक हैं, स्नातक मतलब बैचलर डिग्री से बीए बीटेक वाले सब करते हैं 4 साल के जो होते हैं, जो 4 वर्षीय होते हैं, अपना जो बीए है वो 3 वर्षीय है। ठीक है, अभी ठीक है, जो 4 वर्षीय स्नातक हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। वो अपने लास्ट सेमेस्टर में, जैसे 4 वर्ष का जो पेपर होता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, जैसे हम बताएं 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, जैसे 4 गुणे 2 बराबर 8। ठीक है, 8 हो गया। तो 8 सेमेस्टर में, 8वें सेमेस्टर में, ठीक है, आप लास्ट सेमेस्टर या 8वें सेमेस्टर में आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं बिना पीजी का। यहाँ बहुत सोचने वाली बात है, मतलब अगर आपका 4 वर्षीय बैचलर डिग्री है तो आप अपने 8वें सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में नेट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कब भर सकते हैं? जब आपके 75% मार्क हों। आपके 75% मार्क, 4 वर्षीय, ठीक है, उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर में 8वां सेमेस्टर जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपको 75% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब 75% अंक हैं तो आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो यहाँ पर पहले था पीजी में, नॉर्मल पीजी वालों के लिए 55%, जनरल ओबीसी के लिए, ठीक है, और यहाँ पर जो 4 वर्षीय बैचलर डिग्री वाले हैं उनके लिए 75% अंक अनिवार्य है लाना। वही सिस्टम उनमें भी है। अगर वो लास्ट में फॉर्म भरते हैं उनका 75 नहीं आ रहा अभी तक, अगर वो पास करेंगे तो उनको 75 लाना अनिवार्य है। कुल मिलाकर इसकी क्राइटेरिया क्या है कि लास्ट सेमेस्टर में 75% अंक लाना अनिवार्य है, तब जाके आप सीधा नेट में फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिना पीजी के ही आप, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बिना पीजी के ही आप नेट में फॉर्म भर सकते हैं 4 वर्षीय बैचलर डिग्री वाले। ये ही चेंजेस हुआ है। अब हमने बताया था कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 55% और बाकी के लिए 50% अंक, ये आपका योग्यता हो गया है। ठीक है, अब पेपर जो एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस देखा जाए तो यही एक फॉर्म है, यही एक फॉर्म है जो भारत में 3 कैटेगरी में भरा आता है। आपने बहुत से फॉर्म भरे होंगे, जनरल ओबीसी एक कैटेगरी एक फॉर्म और बाकी एससी एसटी का अलग, मगर यहाँ पर जनरल ओबीसी एससी एसटी पीएच का अलग अलग है। अगर हम बात करें जनरल, और जनरल की 1150 रुपये फ़ीस है। ठीक है, 1150 रुपये फ़ीस कटेंगे उसमें, और बाकी जो भरने वाले या फिर अगर घर पे भरते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ईडब्ल्यूएस ये भी जनरल में आते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 600 रुपया आओ, ठीक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और एससी एसटी पीएच फिजिकल हैंडीकैप जो विकलांग हैं उसमें उनका 325 रुपये फॉर्म भरने को पड़ेगा।
और ये जो होते हैं पेमेंट, ये ऑनलाइन पेमेंट होगा, ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, ये द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट, एज में क्या है कि देखिए नेट एक होता है जेआरएफ होता है, ठीक है, अभी हम बताएंगे उसके बारे में। तो एज लिमिट क्या है, जेआरएफ के लिए 31 साल, जेआरएफ के लिए 31 साल है, ठीक है, 31 साल, चाहे वो जनरल के लिए अगर हम जेआरएफ लेना चाहते हैं तो 31 साल है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ ओबीसी या रिज़र्व कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल को छोड़कर रिज़र्व कैटेगरी के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, ठीक है, मतलब कि अनारक्षित के लिए जेआरएफ के लिए 31 साल और रिज़र्व कैटेगरी के लिए आपका ये 5 साल की छूट है, मतलब 36 साल तक आप जेआरएफ ले सकते हैं, आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेट की बात की जाए तो नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। आप कभी भी किसी भी उम्र में नेट के लिए, केवल नेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब हमने बताया था एज रिलैक्सेशन ऑफ द पैरोल्स, मतलब कि सरकार के नियमानुसार उम्र में छूट है, जो बताया था मैंने कि 31 और रिजर्व कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर नेट और जेआरएफ क्या होता है, ठीक है। नेट जेआरएफ देखिए कुछ खास नहीं होता है, यहाँ पर नेट है, यहाँ पर जेआरएफ है, इसके बारे में हम अगला वीडियो बना देंगे, ठीक है आपको, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। नेट परीक्षा एक ही होती है, परीक्षा एक ही होती है, तो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरते वक्त तो वहाँ पूछते हैं नेट जेआरएफ या नेट, ठीक है, जिसकी उम्र अगर सामान्य है 31 से कम है तो नेट जेआरएफ दोनों अप्लाई कर देंगे। अगर ओबीसी कैटेगरी का है या कोई रिजर्व का है वो 36 साल तक उस फॉर्म में असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों कर सकता है। जिसकी उम्र चली गई है तो ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकता है, ठीक। तो नेट में परीक्षा की होती है, मान लीजिए कि आपने 150 क्वेश्चन आए हैं और 150 क्वेश्चन में आपने लगभग 55% नंबर पाए हैं, 55% नंबर, तो आपका लगभग 15/75 लगभग जाकर आपका 82 या 83 नंबर हो गया, ठीक है, या 55% आप नंबर पा गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, यहाँ समझिए, वहाँ पर नेट आपका क्वालिफाई माना जाएगा, इतना नंबर पाए हैं तो, ठीक। और मान लीजिए 150 का है वही परीक्षा में आपने लगभग 65% नंबर पा गए हैं, 65% नंबर पा गए हैं आप, तो 15 छिक्का 90 और 15 पछा 75, ठीक है, लगभग जाके 97 या 98 नंबर, 100 मान लीजिए, अगर 100 के आसपास या फिर 65% नंबर आप पा गए हैं तो आप जेआरएफ नेट जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे, दोनों क्वालिफाई माने जाएंगे। आसान सी भाषा में अगर आपका 55% लगभग आता है तो आप 55-56 आता है तो आप नेट ही क्वालिफाई होंगे। अगर आपका 65% 70% या इससे ऊपर आता है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएंगे, और आप जेआरएफ क्वालिफाई होंगे तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आपको सरकार छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप देगी आपको पीएचडी करने के लिए। दोनों में केवल इतना अंतर है, डिग्री एक ही है, बस इसमें आपको पीएचडी करने के लिए पैसा मिलेगा, हर महीने लगभग 35,000 रुपये लगभग मिलेंगे, और ये 5-6 साल तक मिलेंगे, सरकार देगी आपको, लेकिन पीएचडी करने पर। और इसमें क्या होगा, आपको पीएचडी करने के लिए खुद से पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। बताने को तो वीडियो में बहुत चीज़ बताते हैं, लेकिन आसान सी भाषा में इसमें आपका पैसा पड़ेगा, इसमें नेट क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद अगर पीएचडी करेंगे तो, अगर पीएचडी की बात हो रही है, अगर पीएचडी नहीं करेंगे तो दोनों बराबर है, लेकिन अगर पीएचडी करेंगे तो इसमें ये खाली नेट जाएंगे तो आपका पैसा पड़ेगा पीएचडी करने में, और ये आप जेआरएफ करके जाएंगे तो आपको पैसा सरकार देगी, छात्रवृत्ति सरकार आपके खाते में देगी, बस इतना फ़र्क है बस। बाकी इसके बारे में डिटेल से नेट जेआरएफ क्या है, सब क्या है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है, विस्तार से। अभी आप इंट्रो देख लीजिए थोड़ा क्या क्या है। अब यहाँ पर हो गई एज की बात। अब यहाँ पर देखते हैं पेपर का पैटर्न।
कैसा होता है। अभी तक पेपर जो होता था पहले था जब हम लोग दिए तो ऑफलाइन, बीच में ऑनलाइन हो गया, अब लेकिन ये फिर से ऑफलाइन हो गया है। ऑफलाइन समझते हैं ना, मतलब कि पेपर पे टिक मार कर MCQ होता, ठीक है, वहाँ कंप्यूटर पे मारते हैं माउस से, यहाँ पर पेपर्स पर हम पेन से अपना टिक मारेंगे, ठीक है। तो हमें लगता है जहाँ से ऑफलाइन की बात है तो वो शायद बेटर रहता है परीक्षार्थियों के लिए, उसमें सोचने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। खासकर ग्रामीण बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उनको इतना लैपटॉप वगैरह उस पर या कंप्यूटर पर प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा कॉन्संट्रेशन भंग हो जाता है। अब कोई बात नहीं है। इसमें 180 प्रश्न आते हैं, 180 प्रश्न आते हैं, सॉरी 180 मिनट का पेपर होता है, मतलब पेपर 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे आपके, 2 पेपर होंगे और दोनों में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा दोनों में, ठीक है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ देखिए, ये जो पेपर होगा ये कॉमन पेपर होगा, मतलब सबके लिए चाहे जो भी हो, जिस विषय का हो, सबके लिए एक ही टाइप का पेपर होगा, ये कॉमन पेपर है। और इसमें क्या क्या आता है, पेडागॉजी, GS और थोड़ा न्यूमेरिक आता है, कंप्यूटर आता है और क्या कहते हैं वो UGC के बारे में आता है, हायर एजुकेशन के बारे में पूछते हैं। कुल मिला के आसान सी भाषा में जैसे लगभग GS टाइप का आता है, GS कह सकते हैं उसको। बस थोड़ा वो इससे है कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि आप हायर क्लास में जा रहे हैं, रिसर्च और न्यूमेरिक, उसके बाद फिर कंप्यूटर। आप इसके लिए एक किताब आती है, थोड़ा मार्केट में किताबें तो बहुत सी आती हैं और मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक किताब मदान की किताब आती है फर्स्ट पेपर के लिए, मदान की, ठीक है, मदान एक करके है, केस मदान से कुछ नाम है, ठीक है, उनकी किताब अच्छी आती है। उसके बाद अरिहंत वगैरह की ठीक आती है, तो उसको आप चाहें तो ले सकते हैं, आप चाहें तो, ठीक है, ले सकते हैं पेपर 1 के लिए। अब पेपर 2 में क्या आएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आपको अपने विषय, जिस विषय में आपने PG किया है, पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, CBSE कोई भी हो, एसएसटी किसी भी, तो आपको उसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके विषय के रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपका वो कॉमन पेपर रहेगा जो हमने बताया है। इसमें सिलेबस क्या है हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे पूरा। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन आपको, ठीक है, 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे। हमने बताया ना 150 में से हमें लगता है कि आप अगर 55% अगर पा जाएंगे तो आपका 55 से 56 या 55 से 60 के बीच में आपका, वैसे मेरिट के अनुसार होती है, कभी मेरिट नीचे ऊपर जाती है, फिलहाल 55 से 60 के बीच में अगर आप पा गए तो आप नेट तो क्वालिफाई गारंटी हो जाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि हम भी पास किए थे नेट, हमने देखा है जो साथ में बच्चे थे या फिर हम लोग वॉच करते रहते हैं, तो आप 55 से 60 के बीच में अगर पास गए, नंबर पा गए, 15% 76 मतलब 80, 85 और 100 के नीचे, 85-90 के बीच में आ गया, 85 और 90, तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, मेरा मानना है। तो ये आपका पेपर पैटर्न था। और की बात अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर प्रश्न के 2 अंक हैं, 300 अंक के सब 300 मार्क है, 150 क्वेश्चन है, 150 दूना 300 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसमें सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आपको गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। बस चेंज एक हुआ है कि पहले ऑनलाइन था, अब ऑफलाइन हो गया है। तो हमने आपको छोटी सी जानकारी आज दी है, इसमें चेंजेस क्या हुआ है, नेट करने के फ़ायदे क्या हैं, नेट के करने से आपको नेट पास कैसे किया जाए, क्या क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है, हम आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे।